हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि विच इज़ ईजियर फॉर आइल्स एग्जाम, आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल। तो पहले तो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो नए वीडियो का अपडेट्स है वो मिलता रहे। तो अब बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारे एक माइंड में एक क्वेश्चन आता है, विच इज़ बेस्ट फॉर आइल्स, आईडीपी बेस्ट है कि ब्रिटिश काउंसिल बेस्ट है जब हम एग्ज़ाम को भरने लगते हैं। तो सबसे पहले बात है कि दोनों के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर आता है वो सेम होता है। जैसे आइल्स में, जैसे आईडीपी में टेस्ट होता है वैसे ही ब्रिटिश काउंसिल का में भी टेस्ट होता है। सेम है, हर चीज़ सेम है। दूसरी बात, एग्जामिनर्स भी सेम है। और तीसरी बात, मार्किंग स्कीम है वो भी सेम है। तो दोनों ही बेस्ट है। चाहे आप एग्जाम आईडीपी में भर लीजिए, चाहे आप ब्रिटिश काउंसिल में अपना एग्जाम भर लीजिए, दोनों ही ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब अगली बात क्या आती है हमारे माइंड में कि नहीं भाई, डिफिकल्टी लेवल आईडीपी में ज़्यादा होता है या ब्रिटिश काउंसिल में डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है। कोई कहता है कि भाई नहीं, आईडीपी में पेपर इजी आता है, ब्रिटिश काउंसिल में मुश्किल आता है। कोई कहता है नहीं, ब्रिटिश काउंसिल में इजी आता है, आईडीपी में मुश्किल आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो पेपर सेट करते हैं वो करती है कैम्ब्रिज, सेट करती है जो क्वेश्चन पेपर होता है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस है जो आइल्स को हैंडल कर रही है, जो इस आइल्स इंटरनेशनल टेस्ट को एक हैंडल कर रही है। वो है पहली कैम्ब्रिज, दूसरी है आईडीपी और तीसरी है ब्रिटिश काउंसिल। जो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल है वो टेस्ट को कंडक्ट करती है। जो क्वेश्चन पेपर को सेट करती है, जो मार्किंग स्कीम को सेट करती है, वो है कैम्ब्रिज। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो बना ही कैम्ब्रिज है और कैम्ब्रिज से बनता है, वो एक ही जगह से आता है, ठीक है जी। और आईडीपी में वहीं से आता है और ब्रिटिश काउंसिल में वहीं से आता है, सेम होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां में डिफरेंट है, वहां पे डिफरेंट है, कुछ नहीं है, ये रूमर्स है बस, ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। मार्किंग स्कीम क्या है, क्या चीज है? देखो, मार्किंग स्कीम जो है, अगर मैं आईडीपी की बात करूं वहीं पे भी सेम है, जो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये कैम्ब्रिज सेट करती है। और ब्रिटिश काउंसिल में भी मार्किंग स्कीम सेम है। ये जो टेबल आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आपको बता रहा है कि जैसे लिसनिंग में मार्किंग स्कीम क्या होती है, ठीक है जी। अगर हम जर्नल की बात करें, जो पीआर एप्लीकेंट्स है, जो पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको जर्नल का एग्जाम देना पड़ता है, तो उसके लिए मार्किंग स्कीम रीडिंग एग्जाम की ये है, ठीक है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक का एग्जाम देते हैं, उनके लिए जो मार्किंग स्कीम ये जो है ये आ रही है, ठीक है जी। ये है जो मार्किंग स्कीम फॉलो होती है और ये दोनों में सेम है। चाहे आप आईडीपी का एग्जाम दो, आईडीपी में एग्जाम दो, चाहे आप ब्रिटिश काउंसिल में एग्जाम दो, ये जो सेट होती है ये जो कैम्ब्रिज से सेट होती है। नेक्स्ट बात आ जाती है अब एक्सेंट। अब बात आती है एक्सेंट की भी। एक्सेंट कौन सा यूज करें? देखो, एक्सेंट की बात करें तो जो स्पीकिंग एक्सेंट मेनली जो मैटर करता है, वो मैटर करता है स्पीकिंग के टेस्ट में मैटर करता है। अब एक्सेंट क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट आ जाता है, ब्रिटिश एक्सेंट आ जाता है, अमेरिकन एक्सेंट आ जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब आपके स्पीकिंग का टेस्ट होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आपका एग्जामिनर होगा स्पीकिंग का वो इंडियन ही होगा या आपकी होम कंट्री का ही होगा। वो फॉरेन कंट्री का भी एग्जामिनर आ सकता है। मेरे को बड़ी बार आया है फॉरेन कंट्री का एग्जामिनर, 2-3 बारी जब मैंने टेस्ट दिया था तो मुझे फॉरेन एग्जामिनर आया। एक बार आया था ऑस्ट्रेलियन था, उसका ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट था। वो एक बार आया था, उसका ब्रिटिश एक्सेंट था। तो आप ये सोच के चलिए कि आपको हर एक्सेंट की तैयारी करनी ही है, मतलब आपको समझ में आ जाए। अगर वो एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि लेट्स सपोज कीजिए क्यू कार्ड है या कुछ भी, जो भी आपके इंट्रो के क्वेश्चन है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपको समझ आना चाहिए एक्सेंट। तो आपका जो आपने
आइल्स की तैयारी करनी है वो लेवल होना चाहिए, उसको सम अनटिल एंड अनलेस आपका लेवल नहीं बनता तो आप एग्ज़ाम ना भरिए। आपको हर एक्सेंट की तैयारी करनी ही पड़ेगी, आपको समझ आना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात क्या आती है, नेक्स्ट अब हमारे माइंड में आ जाता है कि अब भैया चूज क्या करें। जब एग्जाम भरने की डेट आती है ना, जब सपोज करो हमने तैयारी कर ली, तो फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अब कहाँ पे जाए, आईडीबी में जाएं या ब्रिटिश काउंसिल। फिर भी आ जाता है माइंड में, अगर हमारी तैयारी अच्छी हो, सब कुछ हो, फिर भी हमारे माइंड में आता ही आता है। मेरे में भी आया था ये चीज, जब मैंने एग्जाम भर रहा था तो मेरे में मुझे भी आया था कि आईडीबी का भरूं कि ब्रिटिश काउंसिल का भरूं। तो मैंने तो दोनों ट्राई किए हुए हैं, मैं बताऊं अपनी बात बताऊं तो मैंने तो ब्रिटिश काउंसिल भी ट्राई किया हुआ है और आईडीबी भी ट्राई किया हुआ है। तो जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नथिंग। जब चूज करने की बात है तो सिंपल बात है, आपने क्या क्या चीज देखनी है। सबसे पहले तो देखो, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो आइल्स का एग्जाम है, जो टेस्ट होता है वो सेम होता है, दोनों के लिए सेम होता है। अब जो लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का टेस्ट होता है वो होता है वन डे, और दूसरे दिन, या हो सकता है कि सेम ही दिन स्पीकिंग, कईयों की स्पीकिंग सेम दिन ही आ जाती है और कईयों की स्पीकिंग किसी और दिन आ जाती है, आगे पीछे मैट हो जाता है, या किसी की पहले आ जाती है राइटिंग टेस्ट के, किसी की राइटिंग टेस्ट के बाद आ जाती है स्पीकिंग। वो मैटर करता है स्पीकिंग डेट पे, कब स्पीकिंग डेट आई है। जो राइटिंग का टेस्ट होता है वो होता है 2 घंटे 40 मिनट के अराउंड होता है, तो वो दोनों में सेम होता है, आईडीबी में भी सेम होता है, ब्रिटिश काउंसिल में भी सेम होता है। तो आपने जब चूज करना है कि, तो आपने एक चीज मैटर करनी है कि आपको लोकेशन है जो, अब कई बार क्या होता है कि हम, जैसे हमारा होम टाउन है, हमें अगर तो हमारे होम टाउन में हमें सेंटर मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, हमें वही चूज करना चाहिए। पर अगर आपके होम टाउन में आइल्स का सेंटर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आपके होम टाउन के नजदीक हो, जो नियर बाय हो, वहीं चूज कीजिए। उसमें क्या होगा कि आपका ट्रैवलिंग का टाइम बचेगा, आप अपने एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे। दूसरी बात, अगर आप कहीं फार अवे लोकेशन में भर देंगे तो स्पीकिंग का डेट तो, जैसे ब्रिटिश काउंसिल में तो पता ही, जैसे उसमें होता है ना कि आईडीबी में क्या होता है कि आप स्पीकिंग की डेट खुद चूज कर सकते हैं कि कब आपने स्पीकिंग की डेट लेनी है। लेकिन ब्रिटिश काउंसिल में क्या होता है कि जो स्पीकिंग की डेट होती है ना, वो कभी भी आ सकती है। तो फिर अगर आप कहीं फार अवे लोकेशन का भर दोगे तो फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि स्पीकिंग की डेट आपकी 2-3 दिन में आ जाए। मेरी तो हफ्ते 10 दिन बाद आई थी जाके। तो ये चीज का हमने ध्यान रखना है कि जो हमारी लोकेशन हम भरने जा रहे हैं वो नियर बाय ही हो, ताकि आपको कम से कम ट्रैवल करना पड़े और आप अपने एग्जाम में कंसंट्रेट कर सके और उसको अच्छा करके आए। दूसरी बात क्या आती है, कई बार क्या होता है कि हम ब्रिटिश काउंसिल में एग्जाम भरने लगे हैं और मैं लेट हो गया हूँ, मैंने जो एस्टिमेट लाया था डेट का, और मैं लेट हो चुका हूँ एग्जाम भरने के लिए। तो मैंने देखा कि मेरे स्लॉट, जैसे मैंने सपोज करो कमिंग मंथ में एस्टिमेट लाया था कि इस कमिंग मंथ के फर्स्ट वीक में एग्जाम की डेट आ रही है, तो मैंने एग्जाम भर देना है। मुझे गलती से क्या हुआ, मैंने लेट हो गया और मैंने देखा कि उसका स्लॉट तो भर चुका है ब्रिटिश काउंसिल का। तो फिर उस केस में मैं आईडीबी चूज कर सकता हूँ। ये ना हो कि नहीं भाई मैंने तो ब्रिटिश काउंसिल में ही भरना था, अब तो स्लॉट भर गया है, अब मैं देखूंगा नेक्स्ट डेट देखूंगा। तो नो, ये काम नहीं करना। उस केस में जो आपने इतनी तैयारी की हुई है, आपने इतनी, कहीं कोचिंग करते हैं, कहीं कोई कुछ करता है, तो वो जो सारी तैयारी है वो आपकी सारी स्क्रैप हो जाएगी तैयारी, वो सारी तैयारी खराब चले जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी आपने तैयारी कर ली है तो पहले तो कोशिश करो एडवांस में एग्जाम भर दो। जहां पे भी आपने भरना है, जो सी डेट भी आपने चूज करे, तो कोशिश करो कि कम से कम 15 दिन पहले अपना एग्जाम भर दो। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हो तो ये मत देखो कि मुझे ब्रिटिश काउंसिल में स्लॉट नहीं मिला तो मैंने भरना ही नहीं एग्जाम, फिर मैं नेक्स्ट डेट देखूंगा। नहीं, जिसमें भी मिल रहा है, चाहे आईडीबी में मिल रहा है, चाहे ब्रिटिश काउंसिल में मिल रही है डेट, भर दो उसको। ठीक है जी। लास्ट एक एडवाइस दूंगा चूज करने के टाइम, जब भी हम एग्जाम भरने लगते हैं, वो ये है कि जब आपको लगे कि आपका वो लेवल हो गया है,
जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो एग्ज़ाम भरना है। उससे पहले आपने एग्ज़ाम नहीं भरना। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, 8777, मैं पीआर का मेरा जर्नल का पेपर था, तो मेरी रिक्वायरमेंट 8777 थी। जो स्टूडेंट वालों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कईयों की 7 भी होती है, 7 बैंड चाहिए, कईयों को 6.5 ऑल चाहिए, कईयों को 6 बैंड चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो भी उनको कॉलेज चाहिए, जैसे भी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अनटिल एंड अनलेस जो आप प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो, जो आप कोचिंग सेंटर में एग्जाम कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका स्कोर वहां तक नहीं रीच कर रहा, मैं तो कहता हूँ उससे 0.5 या 1 बैंड अबव आना चाहिए। जो जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो वहां पे 0.5 और 1 बैंड ऊपर आना चाहिए। अगर वहां पे ये स्कोर आपका आना शुरू हो गया आपकी रिक्वायरमेंट से, तो आप एग्जाम भर सकते हो। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि मेनली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये जस्ट ह्यूमर्स हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल जरूर शेयर करना चाहूँगा एक वीडियो एंड करने से पहले। एक मेरे 2 फ्रेंड्स हैं। एक ने, जब मैं एग्ज़ाम भरने लगा था तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि भाई मैंने 2-3 बारी ब्रिटिश काउंसिल में दी है, तो चौथी बार मैंने आईडीपी में दिया, मेरा क्लियर हो गया। मेरा 3 बारी ब्रिटिश काउंसिल में नहीं क्लियर हो रहा था, जैसे मैंने आईडीपी में दिया क्लियर हो गया। मुझे एक और फ्रेंड मिला, वो कहता भैया मैं तो आईडीपी में दे रहा था, 3-4 बारी दिया, मेरा क्लियर नहीं हो रहा था, मैंने ब्रिटिश काउंसिल में दिया, मेरा क्लियर हो गया। तो ये सारे रूमर्स हैं, तो आपने इस चीज में नहीं जाना। आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, आप अपना जो टारगेट है उस पे फोकस कीजिए, तो 100% आपका स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि जो आपका जब आपने एग्जाम भर दिया और उसके बाद रिजल्ट आ गया और आपका जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, लेट्स सपोज करो कई बार क्या होता है कि जो राइटिंग और स्पीकिंग में हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसमें कई बार होता है बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको 0.5 कम मिल जाता है। आप जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ मैं तो इतनी अच्छी राइटिंग लिख के आया हूँ, इतनी अच्छी स्पीकिंग करके आया हूँ, तो मुझे वो नहीं मिला स्कोर, तो आप उस केस में आप रीवैल्यूएशन भर सकते हैं। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ मैंने सही किया है, तो 100% आपको रीवैल्यूएशन में आपके स्कोर बढ़कर ही आएगा अगर आपने सही किया। और आपको जो आप उतना स्कोर नहीं मिला तो 100% स्कोर बढ़ के आएगा और आपकी जो फी है वो भी रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो मैं आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, और किसी भी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे बताइए, मैं उस पे उस टाइटल मेंशन कर दीजिए, तो मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू।